हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। रिलेटिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ एमसीक्यू भी होंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच प्लेन मिरर फ्रॉम ग्लास प्लेट इज 11 मीटर। तो माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट में जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उसमें एक सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट होती है जिससे L डिस्टेंस पर एक मिरर होता है और उतनी ही डिस्टेंस पर हम एक दूसरा मिरर भी रखते हैं। तो M1 M2 दो मिरर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पे वेव आती है और ये वेव फिर दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो मीटर था, ये L, इसको 11 मीटर रखा गया है एंड लाइट इज यूज्ड इज 5.5। तो वेवलेंथ जो है वो 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। बेसिकली ये 5500 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर हम इसमें डेसिमल को एडजस्ट करें तो ये आपके पास 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखें ध्यान से तो सारा डाटा वही है जो कि एक्चुअल में माइकलसन और मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान सिलेक्ट किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को, भले इसमें आपको डाटा दिख रहा है, लेकिन इसको हम किसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व नहीं करेंगे। अगर फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व करना शुरू करोगे देन इट मे बी ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो यहाँ पर हिस्टोरिकली आपको जो कहानी या कह लो जो फैक्ट मालूम है वो ये है कि माइकलसन मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उससे पहले उन्होंने कुछ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया और उन्होंने फ्रिंज को n की वैल्यू 0.4 कैलकुलेट की। तो इसको उन्होंने कहा कि फ्रिंज शिफ्ट 0.4 यानी 10 में से 4 है ना, 0.4 का मतलब 4/10। तो इस तरह का कुछ फ्रिंज शिफ्ट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था थ्योरेटिकली, जो कि उनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल। याद करें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। कैसे होते हैं गैलीलियन इक्वेशन? जैसे आपके पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है s, एक मूविंग ऑब्जर्वर है s डैश जो कि v कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, और कोई पॉइंट p है जिसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इस पॉइंट की दूरी को निकालेगा x में और वो v वेलोसिटी से t टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। और यहां पे खड़े होकर के मूविंग फ्रेम में जब वो ऑब्जर्व करेगा तो x डैश वैल्यू होगी पॉइंट p से, यानी मूविंग ऑब्जर्वर के लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पर p x डैश डिस्टेंस पर होगा। डैश मतलब ये मूविंग ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है और x किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन है, और जो s डैश है ये v वेलोसिटी से t टाइम में vt डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो अगर आप इस पूरी ज्योमेट्री को देखो तो साफ साफ लिखा है x यानी कि टोटल डिस्टेंस s से p तक इज इक्वल टू x डैश दिस डिस्टेंस प्लस vt। अब हम अगर एक तरफ ले आए, x डैश को एक तरफ कर दें और x माइनस vt कर दें तो ये फॉर्मूला आएगा। इस पूरे फॉर्मूले में हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसकी कोई लिमिट के बारे में नहीं कहते, कोई रिलेटिविस्टिक लिमिट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। देखो, गैलीलियो जो थे वो न्यूटन से पहले थे। तो न्यूटन ने भी जब अपनी मैकेनिक्स डेवलप की थी तब उन्होंने वेलोसिटी पे कोई अपर लिमिट नहीं लगाई थी कि वेलोसिटी की कोई अपर लिमिट हो सकती है। और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स और रिलेटिविटी में एक बहुत बड़ा गैप है। ये समझने का एक नजरिया का एक गैप है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेलोसिटी किसी अपर लिमिट की बात नहीं की जा सकती। जनरली ये है कि जितना आप फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन होगा उस हिसाब से उस पे जो भी वर्क होगा, एनर्जी दी जाएगी, उस हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को पाता जाएगा और वेलोसिटी उस हिसाब से वेरी करती जाएगी। लेकिन रिलेटिविटी में x किसी वेलोसिटी पर एक अपर लिमिट c होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर या उससे तेज नहीं चल सकता। तो इसका है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस पे अप्लीकेबल होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो v अगर इक्विवेलेंट है c के तो इसको रिलेटिविस्टिक मोशन कहते हैं, लेकिन v अगर c से बहुत छोटा है तो इस चीज को नॉन रिलेटिविस्टिक कहते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो एक्चुअल में फिर जब ये रिलेटिविटी की बात आई तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है जो होता है x माइनस vt डिवाइडेड बाई एक लॉरेंस फैक्टर आप कह सकते हो
या रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, इसका इस्तेमाल होता है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का अपग्रेडेड वर्जन है फॉर द रिलेटिविटी कंडीशन। तो ये होगा फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, नहीं, फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन यस, फॉर बोथ नॉन रिलेटिविस्टिक एंड ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, नाइदर ये। तो आंसर यहां पर आपका बी आपका आंसर सही होगा। ओके, so next is a body moving with relativistic velocity v relative to an observer appears to observe to be contracted in length in the direction of motion by a factor of। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि a body है जो कि किसी एक कोई बॉडी मतलब कुछ भी, एक हम नॉर्मली रॉड वगैरह लेते हैं, तो अगर एक बॉडी है v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, v कैसी वेलोसिटी है? रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, रिलेटिविस्टिक स्पीड लिखा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड लिखा है। तो एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इस ऑब्जर्वर को इस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या दिखाई पड़ेगी? तो वो लेंथ दिखाई पड़ेगी L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, तो हमें मालूम है कि जब कोई रॉड रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रही है, मान लो x डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के अलोंग इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ पहले की तुलना में कम दिखाई पड़ेगी, इसकी लंबाई कम दिखाई पड़ेगी, जिसको कि हम कंट्रैक्शन कहते हैं। लेंथ कंट्रैक्शन यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लेंथ कंट्रैक्शन कहेंगे। तो यहां पर क्या कहा गया है? डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट? बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। ये फैक्टर कितना है? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमें लगेगा कि जो हमारा ओरिजिनल रॉड की लंबाई है उसमें इतने फैक्टर का रिडक्शन हो चुका है, कंट्रैक्टेड हो चुका है ये। तो आंसर तो आंसर देखें यहां पर कौन सा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ क्लॉक इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट c relative to a stationary observer. The observer feels that the clock is okay. तो एक क्लॉक है, एक क्लॉक मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? c वेलोसिटी से। तो क्लॉक में मान लो 2 सुइयां हैं, घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई है। तो ये पूरे का पूरा क्लॉक c वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। तो हमें टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से ये मालूम है कि अगर कोई घड़ी तेजी से चल रही है, अगर हम कहें तो कोई इवेंट है, मतलब इवेंट ऐसे है कि मिनट की सुई का 12 ये 12 की पोजीशन है, 3 की पोजीशन है, 6 की पोजीशन है, 9 की पोजीशन है। तो मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई की 12 की पोजीशन से मूव करके 3 की पोजीशन तक आने में जो समय लगता है वो मान लो डेल्टा टी है। अब ये घड़ी मूव करने लगेगी, जब मूव करने लगेगी तो इसके लिए समय स्लो हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा? ये 12 से 3 तक आने में कितना समय लेगी? वो होगी डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमें मालूम है अगर बॉडी रेस्ट में होती, घड़ी रेस्ट में होती, तो यहाँ पर 15 मिनट का समय लगता। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? वी सी के बराबर हो गई, घड़ी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रही है। तो इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी नॉट जो है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि वी सी के बराबर है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि चलती हुई घड़ी में जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 12 से 3 तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब आप ही बताओ इनफाइनाइट टाइम कब लगेगा? जब घड़ी की सुई रुक चुकी होगी, घड़ी की सुई अपनी जगह पे स्थिर हो चुकी है, रुक चुकी है, तो इस समय उसको 12 से 3 तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी घड़ी स्लो नहीं हुई, इतनी स्लो हो चुकी है कि लगभग रुकी हुई है, दैट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो क्लॉक जो मूव कर रहा है वो अब रुक चुका होगा। ठीक है, ये यहां पर आ गया। अगर c से कम होता तो स्लो हो गया होता। Which of the following is an invariant under Galilean transformation? देखो भाई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। जनरली हम मानते हैं कि जो v है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम ही डेरिवेटिव में जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे
तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर। v कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। तो आप देख रहे हो चाहे मूविंग स्टेट में हो उस समय d2x बाई dt स्क्वायर, चाहे स्टेशनरी स्टेट में हो d2x बाई dt स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है। या और d2x बाई dt स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन मूविंग इज सेम एज एक्सेलरेशन इन स्टेशनरी। तो इसीलिए हमारे लिए जो एक्सेलरेशन क्वांटिटी है दिस इज invariant quantity. An inertial frame of reference is one which, अच्छा देखो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट इज समथिंग जिसके बारे में हम कोई डिबेट नहीं कर सकते, वो परम सत्य जैसा है। तो कोई वस्तु, अब यहीं पर एक प्रॉब्लम था जो आइंस्टीन ने बताया कि हम जब भी किसी मोशन के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी चीज को रेस्ट के बारे में कहते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, कोई परम रुका हुआ नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है कि उससे उसकी किसी तुलना ही नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए जितने पैसेंजर हैं आपके कोच में, आपको सब रुके हुए दिखाई पड़ते हैं, आपको सब स्थिर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आप भी उसी कोच के अंदर हो। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है या चलती हुई ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो क्या देखेगा कि सामने से एक ट्रेन गुजरी और उस ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे, वो भी वहां से चले गए, तो ट्रेन भी गति में है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग भी गति में हैं। तो बाहर खड़े हुए इंसान के लिए वो सब के सब चले गए ट्रेन के साथ, मोशन में थे। लेकिन कोच के अंदर बैठे हुए इंसान को लगेगा कि उसके साथ रिस्पेक्ट में सारे लोग तो रुके हुए हैं। तो क्या रेस्ट में है और क्या मोशन में है, ये एक रिलेटिव इशू है। तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट जैसी चीजें हम कहते हैं ना, रिमेन एट एब्सोल्यूट रेस्ट, रिमेन्स एट एब्सोल्यूट मोशन, इसको हम नहीं कहेंगे, ना कहेंगे रिलेटिविटी में। तो तीसरा ऑप्शन है इज इट अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऑब्जर्वर के साथ अटैच्ड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना ही जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम में हम कहते हैं कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे। लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करने का मतलब जहां सूडो फोर्स ना हो। सूडो फोर्स कब होते हैं? जब एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है वेलोसिटी या तो 0 होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर जो है dv बाई dt होता है। तो अगर v कांस्टेंट है तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अगर v 0 है तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा टाइम के साथ में, यानी एक्सेलरेशन हर हाल में 0 होगा। तो ऐसे इनर्शियल फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम कहते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सही होगा। The apparent length of a meter stick as measured by an observer at rest when the stick is moving along its length with speed this. Okay. Apparent length मतलब observed length की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सोल्यूशन में हमें क्या कहना है? द मीटर स्टिक, मीटर स्टिक मतलब एक स्टिक है जो ऑलरेडी 1 मीटर की है। एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है वो उस मीटर स्टिक को मूव करता हुआ देखता है, तो उस मीटर स्टिक की लंबाई क्या होगी ऑब्जर्व करते हुए व्यक्ति के लिए, जबकि वो मीटर अंडर रूट 3/2 इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये एक सीधा सा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। 3 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। यहाँ आपने v की वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 1 माइनस c कैंसिल हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 3/4 दैट इज अंडर रूट 1/4 यानी 1/2। तो इसका मतलब है L जो होगा वो हमें कितना दिखेगा? हाफ मीटर, यानी 0.5 मीटर हमें L अपीयर्ड लेंथ दिखाई पड़ेगी। तो इस वेलोसिटी पर रॉड की लंबाई, उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है उसकी आधी समझ में आएगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। A spaceship moving away from the Earth with speed 0.5 c fires a rocket away from the Earth whose speed is 0.8 c. ओके, एक स्पेसशिप है, अर्थ के रिस्पेक्ट मूव कर रहा है और फिर वो रॉकेट फायर करता है। द स्पीड ऑफ रॉकेट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ इज, तो रॉकेट अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ से
एक रॉकेट मूव करता है, ये रॉकेट मूव करता है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो 0.5c है। और फिर इस रॉकेट से, इस स्पेसशिप से, ये स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप से एक और रॉकेट दागा जाता है अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी ये जो नया रॉकेट गया ये भी अर्थ से दूर है, तो स्पेसशिप की डायरेक्शन में है, ठीक है। और स्पेसशिप ने इस रॉकेट का वेलोसिटी क्या बताया, 0.8c। तो क्वेश्चन है, अब बताओ कि जो रॉकेट है इसकी स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं इस तरह के, यहाँ पे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एक्चुअली लगनी है, तो जरा सा आप उस ओरिजिनल ज्योमेट्री को याद करिए जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के लिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं। हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है S जो कि रुका हुआ है, एक दूसरा ऑब्जर्वर है S डैश जो कि चल रहा है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इनके बगल से गुजरा, रुके हुए व्यक्ति ने इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नापी ux, चलते हुए ऑब्जर्वर ने इसकी वेलोसिटी नापी ux डैश, तो हमारे पास दो वेलोसिटी आ गई, ux स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा इस मूविंग ऑब्जेक्ट की नापी गई वेलोसिटी, ux डैश मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा इस मूविंग ऑब्जेक्ट की नापी गई वेलोसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करो। यहां आप मानो अर्थ जो है वो s है और स्पेसशिप जो है वो s डैश है, तो स्पेसशिप खुद चल रहा है वेलोसिटी v से, तो हम पहले तो v लिख देंगे 0.5c। ओके, फिर इस स्पेसशिप यानी कि इस मूविंग ऑब्जर्वर ने एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी रॉकेट की वेलोसिटी कितनी निकाली, तो ux डैश बराबर हो गया 0.8c। अब x हम सबस्क्रिप्ट इसलिए लगा रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि x डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, हालांकि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मानने की, बट फिर भी एक कन्वेंशन है तो उसको मान ले रहे हैं। ओके, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस रॉकेट की वेलोसिटी इस अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अर्थ जिसको कि हम स्टेशनरी कह रहे हैं, तो ये क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ux डैश v अपॉन c स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो ये हो जाएगा 0.8c प्लस 0.5c 1.8c इंटू 0.5c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, तो c कट गया, तो 8 5 13 1.3c डिवाइडेड बाई 8 5 40 1.40 और c स्क्वायर कट चुका है, तो ये हो जाएगा। अगर इसके डेसिमल हटाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 13/14। अब आप देख ही रहे हो कि 13/14 तो ये 0.9 के साथ तो रहेगा, पक्का है। अब देखिए अपने ऑप्शन में 0.9 का ये है, बाकी 0.7 है, 0.5 है, 0.3 है, तो बड़ा क्लियर कट सा आंसर इसका होगा। बहुत कैलकुलेशन आपको 13/14 को भाग देना भी नहीं है, जस्ट आप भाई अगर ये 9 टाइम ही तो होगा, 0.9 टाइम होगा, तो दिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अगर L क्यूब इज द रेस्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ L0। अच्छा, तो एक क्यूब है हमारे पास, एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड L0 है, तो जब वो क्यूब रुका हुआ होगा, अगर ये भी L0 है, ये भी L0 है, ये भी L0 है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो L0 क्यूब होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v पैरेलल टू एन एज ऑफ द क्यूब। चलिए, अगर हम इसकी कोई एज ले लें, ये वाली x, इसको हम x डायरेक्शन ले लें, ये y डायरेक्शन था, ये z डायरेक्शन था, तो हम क्या पाएंगे कि Lx जो है वो हमारा L0 था, लेकिन जब इस क्यूब के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी किसी एज के पैरेलल, तो क्या होगा, इसका जो L0 है वो L0 नहीं रह जाएगा, बल्कि अब जो नया एज आएगा x डायरेक्शन में वो हो जाएगा L0 √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, रुका हुआ था क्यूब, तो L0 तीनों साइड उसकी L0 की थी,
का क्यूब एल नॉट क्यूब था। लेकिन अब जब वो क्यूब चलने लगा तो जिस साइड की पैरेलल वेलोसिटी हो रही है उस साइड के अलोंग वाली एज जो होगी उस पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। तो हम मान ले x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है तो x वाली एक्सिस पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा और अब आपकी जो लेंथ है वो Lx बराबर L नॉट ना रह करके Lx डैश हो जाएगी। अच्छा, डैश ना माने यहाँ पर हम कुछ इसको डैश जो कि मूविंग ऑब्जर्वर का होता है कुछ और मान लेते हैं, Lx1 मान ले, Lx1 हो जाएगा। तो जब ये मूविंग स्टेट होगी तो इसकी एक लंबाई कितनी हो जाएगी, Lx1, ठीक है। और दूसरे बाकी साइडों पे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कोई असर होगा नहीं, तो बाकी की लंबाई L नॉट रहेगी। तो जहां पहले आप L नॉट इंटू L नॉट इंटू L नॉट इज इक्वल टू L नॉट क्यूब लिखते थे, अब की बार क्या लिखोगे, Lx1 इंटू L नॉट इंटू L नॉट। और Lx1 क्या है, L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और बाकी के L नॉट स्क्वायर तो है ही है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो L नॉट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और आप देखें यहाँ पर क्या है, तो पावर है, आंसर नंबर ए होगा। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बताते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, वो Lx पर यहां तक तो लॉजिक सही होता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो जो नई लेंथ है उसको निकालते हैं L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर गलती करते हैं कि वो इस ln का क्यूब कर देते हैं। जब ln का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा L नॉट क्यूब और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ पावर 3, तो 3/2। गड़बड़ क्या हुई, उन्होंने एक साइड पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाया और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बाद उसी का क्यूब कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा तब होता जब इस मोशन के दौरान इसकी सारी साइडें कॉन्ट्रैक्ट होती। ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ उसी साइड के अलोंग होता है जिस साइड के पैरेलल में वेलोसिटी होती है। तो इस तरह से यहां पर हमें यह समझना है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जिस साइड पे हो रहा है उसकी बदली हुई लेंथ ले लो, बाकी की जो साइडें प्रभावित नहीं हो रही उनको वैसी ही लेंथ की लो और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंचोगे। तो हमारा आंसर ए होगा। अगर आपने उल्टा गलत लॉजिक लगा दिया तो भी आप एक ऐसा आंसर पाओगे जो कि आपके ऑप्शन में देखो यहां बी के रूप में मौजूद है। ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है कि जहां आप गलती करके भी एक ऐसा ऑप्शन पा जाओगे जो कि हमें इन 4 ऑप्शन में दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स करेक्ट फॉर लो वेलोसिटी, ये सब तो रिलेटिविटी में समझा गया था। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज करेक्ट फॉर हाई वेलोसिटी, ये सब बाद में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आइंस्टीन का काम और आइंस्टीन के वो रिलेटिविटी के वो सब कुछ बाद की बातें हैं। इसमें देयर इज नो रिलेटिव फ्रेम, ऑल फ्रेम ऑफ एब्सोल्यूट, बल्कि ये वाला ऑप्शन सही है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम, हमारे सारे फ्रेम जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज 0, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज 0, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन सीधा ए होगा कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, भले उसकी एनर्जी E है V है जो भी है, बट उसका रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। At what speed will the mass of an object become twice its value at rest? तो हमसे पूछा जा रहा है कि मूविंग मास कितना होता है m, रेस्ट मास कितना होता है m नॉट। तो किस स्पीड पे ऐसा होगा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी m बिकम ट्वाइस इस रेस्ट वैल्यू, रेस्ट वैल्यू मतलब m नॉट। तो किस ऐसी स्पीड पर ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट का मास उसके रेस्ट मास का 2 गुना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से एक इक्वेशन में ढाल दिया और फिर इसको हम ऐसे लिखें तो m बराबर दिस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m नॉट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1/4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो v बाई सी कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और v बराबर हो जाएगा 1.71/2 इंटू सी। तो
ये हो जाएगा 1.71 इंटू 3 इंटू 10⁸ 8/2। तो ये इसको हम ले ये कुछ ऐसा हो गया 3 इंटू 10⁸, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये हो गया 5, कुछ इस तरह से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका आंसर 4.2 होगा। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी। देख ले एक बार चेक। 1/4, 4 - 1 3/4, तो √3/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर इसका डी होगा। देख रहे हैं आप कैलकुलेशन इसका। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ये है। तो क्या होता है, x डैश बराबर होता है x माइनस वीटी अपॉन 1 - v²/c², और हमें दिया गया है गामा टाइम x माइनस वीटी। तो अगर इसकी तुलना करोगे, x डैश यहाँ नहीं होगा, अगर तुलना करोगे तो गामा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, √1 - v²/c², या इसको लिख सकते हैं 1 - v²/c² की पावर हाफ। तो हाफ वाला सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ सही है। In Lorentz transformation, the relation between the constant alpha and beta is okay. तो t dash बराबर क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है t dash, let me do it again, t is equal to t minus xv upon c² upon √1 minus v²/c²। अब हम मान ले गामा की वैल्यू ये है 1 minus v²/c², तो ये हो जाएगा t dash is equal to गामा t माइनस एक्स v/c²। ठीक है, गामा यहां आ गया। अब आप क्या करो कि x को छोड़ के बाकी जो है उसको देखो। तो यहाँ x को छोड़ के बाकी क्या है, v/c² है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, t डैश इज इक्वल टू गामा टाइम t माइनस x/v को बीटा ले लो और गामा इंटू एक्स। यहाँ आपने क्या लिखा, बीटा बराबर क्या है, v/c² है। तो अब इसको कंपेयर कर ले, हमारे पास जो दिया गया है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है t डैश इज इक्वल टू अल्फा t प्लस बीटा x। बीटा को हमने ऐसे कैसे मान लिया, इसको रहने दो, ऐसा ना करो। एक मिनट, ऐसा करो, बीटा हम नहीं मान सकते, तो हम ऐसे लिखे ना v/c²। गामा को मल्टीप्लाई कर दो और v/c² को ऐसे रहने दो। ये बीटा मानना हमारे लिए गड़बड़ है, ये तो कोई सेंस नहीं, गलत है ये। तो अब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू गामा के बराबर आ जाएगी और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस गामा v/c²। कंपेयर करो, x तो यहाँ भी x यहाँ भी है, लेकिन जो बीटा है वो गामा v/c² इसके पूरे बराबर होगा। तो अब आपके पास बीटा की वैल्यू क्या हो गई, गामा की जगह अल्फा रख दो, तो -v/c² इंटू अल्फा। तो ये बीटा बराबर -v/c² अल्फा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिट्ज-गेरहार्ड इज द थ्योरी ऑफ। देखो, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली एक बड़ी अच्छी घटना थी रिलेटिविटी की शुरुआती दौर में, जब लॉरेंज और फ्रिट्ज-गेरहार्ड ने रिलेटिविटी के जो आइंस्टीन की अप्रोच थी उससे पहले उन्होंने एक परिकल्पना की थी, एक तरह का उन्होंने हाइपोथेटिकली सोचा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा इवेंट था जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी, जो टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, इसे प्रिडिक्ट कर रहे थे, उससे पहले उसको प्रिडिक्ट किया जा चुका था। आइंस्टीन का रास्ता बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही लॉजिकल था, बिना किसी हसल के था। बट जो लॉरेंज और फ्रिट्ज-गेरहार्ड वाला था वो थोड़ा सा मतलब उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था। तो शुरुआत में उतनी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने पहले ही दे दिया था रिलेटिविटी से। The presence of mu meson in the atmosphere of Earth provided the experimental verification। ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें टाइम डायलेशन की घटना को म्यू मेजॉन डिके से लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। Which of the following is not an example of mass energy equivalence? मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या है, मतलब E = mc²। इसका मतलब है कि एनर्जी का मास में कन्वर्जन हो सकता है, मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है।
तो पेयर प्रोटेक्शन में क्या होता है, अगर आप कोई गामा रे को किसी हैवी न्यूक्लियस के बगल से गुजारें तो वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेयर प्रोटेक्शन है। यहां आप देखो एनर्जी थी, मास में कन्वर्ट हो गया। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलकर गामा एनर्जी बनाते हैं, तो मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, उनके मास का कुछ हिस्सा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीनों तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस को प्रूव कर रहे हैं। ऑप्शन सी जो है कि प्रेजेंस ऑफ म्यू मेजॉन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये टाइम डायलेशन के लिए है, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी, बहुत ही फेमस रिलेशन है, ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये है इक्वेशन एक्चुअल में। अब देखें कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ई प्लस पी, अगर इधर जाओगे तो माइनस ले जाओगे, तो ये तो गलत हो गया। ई माइनस पी स्क्वायर, हाँ यहाँ हो सकता है। राइट साइड देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, नो एम स्क्वायर सी की पावर 4 होगा, ये भी गलत है। यहाँ प्लस है, ये भी गलत है। यहां पर माइनस और इधर ये पावर 4 है सी की, ठीक, ये ऑप्शन सही होगा, डी आपका। If the total energy of a particle is exactly 3 times that of its rest mass energy, then the speed of particle will be, कह रहे हो कि टोटल एनर्जी यानी E जो है वो 3 टाइम्स है रेस्ट मास एनर्जी का। टोटल एनर्जी 3 टाइम टू द रेस्ट मास एनर्जी, तो E बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, और रेस्ट मास एनर्जी होता है m नॉट सी स्क्वायर, तो सी कैंसिल हो गया। m बराबर हो जाएगा m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम m नॉट कैंसिल हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3, इसको इधर ले जाओगे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/9 बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहां से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस 8/9 2√2/3, सॉरी ज्यादा जल्दी कर गए, तो v/3 हो जाएगा 2√2/3 और v होगा वो 2√2/3 टाइम्स c होगा, ये आपका आंसर होगा। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, अंडर रूट 2 कितना होता है 1.41, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.41, 14 दूनी 28, 2.8/3 सी 3 9 27, 0.9 वाला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, पहला, तो ये पहला सही होगा इसका। ओके, नाउ वी हैव सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, एट व्हाट स्पीड डज द relativistic value for the length differ from the classical value by 1%. At what speed does the relativistic value of length, relativistic value मतलब L, differ from the classical value मतलब जो रेस्ट में होता है, तो रेस्ट by 1%। तो ये कह रहे हैं कि वो स्पीड बताओ, वो स्पीड कौन सी होगी जब क्लासिकल वैल्यू से रिलेटिविस्टिक लेंथ की वैल्यू 1% का अंतर होगा। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, L0 माइनस L अपॉन L0 इज इक्वल टू 1/100। परसेंट निकाल रहे हो ना, तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करोगे, 1/100, 1% है इसलिए 1/100 कर रहे हैं, 5% होता तो 5/100 करते, और ये कितना हो जाएगा L0 माइनस L, और इसको इधर ले जाओगे तो 0.01 टाइम L0, तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा L माइनस 0.01 L0 है ना। इसको क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा कितना 99.9 100 L0, हाँ और क्या 99.99 L0 इतना हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं, 1 में से जाएगा ना, 1 माइनस 0.01, अच्छा 0.99 आएगा, 0.99, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा L बराबर 0.99 L0।
अब लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला लगा दो, तो L बराबर L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.99 टाइम L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, L नॉट कैंसिल हो गया, 0.99 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये इसका जो स्क्वायर होता है वो बहुत ही फनी है, ये 98 हो जाता है। मल्टीप्लाई करके देखना तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, वैसे 0.99 का स्क्वायर 0.98 होता है। तो इधर स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1 माइनस 0.98। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 0.02। तो v बराबर 2/100 सी, वी स्क्वायर बराबर 2/100 सी स्क्वायर। तो v बराबर क्या होगा अंडर रूट 2/10 सी। तो ये कितना था 1.41/10 सी, यानी v की वैल्यू 0.141 सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, v की वैल्यू 0.141 सी। तो ये वो स्पीड होगी जिसपे अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो क्लासिकल लेंथ है वो उसके रिलेटिविस्टिक लेंथ से 1% का अंतर वहां पर आएगा। अ बीम ऑफ पार्टिकल ट्रेवल्स एट स्पीड 0.9 सी। पार्टिकल की पूरी बीम इस वेलोसिटी से चल रही है। एट दिस स्पीड मतलब इसी चलते हुए समय जो मीन लाइफ टाइम होती है वो कितना नापा गया 5 × 10⁻⁻⁶। व्हाट इज द पार्टिकल्स प्रॉपर लाइफ टाइम? तो टाइम डायलेशन में t बराबर t नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ये हमारा प्रॉपर टाइम है और ये हमारा ऑब्जर्व टाइम है। ओके, सो क्वेश्चन ये बता रहा है कि किसी वेलोसिटी 0.9 सी पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी मीन लाइफ टाइम कितनी है। मूविंग स्टेट में मीन लाइफ टाइम कितनी नापी गई 5 × 10⁻⁻⁶। तो प्रॉपर टाइम बताओ। तो प्रॉपर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा t × 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो t बराबर कितना है 5 × 10⁻⁻⁶ अंडर रूट 1 माइनस v कितना है 0.9 सी का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो 5 × 10⁻⁶ अंडर रूट 1 माइनस 0.81 सी स्क्वायर से कैंसिल कर देगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ अंडर रूट ये जो है ये करीब हो जाएगा 0.19 हो जाएगा। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये आपके पास रहेगा 5 × 10⁻⁶ अंडर रूट 19/10। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आंसर के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अ रॉकेट लीव्स द अर्थ स्पीड 0.6 सी। ये वैसा है जैसा अर्थ वाला हमने किया है। तो पहले हमारी अर्थ है, यहां से एक रॉकेट आगे बढ़ा तो अर्थ को जब इसने छोड़ा तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी थी 0.6 सी। तो ठीक है, ये मूव कर रहा है तो ये खुद एक रेफरेंस फ्रेम है। उसके बाद एक सेकेंड रॉकेट इससे चलता है, फर्स्ट रॉकेट एट स्पीड 0.9 सी। तो 0.9 सी से दूसरा रॉकेट जाता है तो इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी पहले रॉकेट के कंपैरिजन में दूसरे रॉकेट की जो वेलोसिटी है 0.9 सी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेकेंड रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इफ इट इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट एंड इफ इट इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये दूसरा रॉकेट है इसकी स्पीड हमें किसके रिस्पेक्ट निकालनी है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। लेकिन दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि दूसरा रॉकेट उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें पहला रॉकेट चल रहा है।
तो पहले केस में आप मानोगे कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट रॉकेट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड रॉकेट सेम है। दूसरे केस में आप मानोगे कि सेकेंड रॉकेट जो है, जो फायर किया गया है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है पहले डायरेक्शन के, पहले रॉकेट के, यानी कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है। तो पहले केस में हम ये बताएंगे कि हमारा दूसरा नंबर का रॉकेट फर्स्ट रॉकेट की दिशा में यानी अर्थ से दूर जा रहा है, और दूसरे केस में हम बात करेंगे कि जब दूसरा रॉकेट अर्थ की तरफ जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, तो v जो है वो 0.6 है, मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। उसके बाद मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो इस दूसरे रॉकेट की वेलोसिटी क्या निकालता है, यानी कि ux डैश आपने निकाला 0.9c, और अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है। सबके सब एक ही दिशा में है, तो ये जिस डायरेक्शन में v है उसी में ux डैश भी है, यानी अगर इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ux बराबर ux डैश अपॉन v 1 प्लस ux डैश v बाई सी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 0.9c प्लस 0.6c 1 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझ गए हो ना, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, सी 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 स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 9 6 15 सी डिवाइडेड बाई 9 चौक 36, तो 1.36 और सी सी कैंसिल। तो आपके पास क्या निकला कि फर्स्ट स्टेज में जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी, ये आपने निकाल लिया है, यहाँ पर 0.9 के करीब ही आएगी, है ना। 15 ऊपर 1.5 है, नीचे 1.3 है, तो ये अगर 3 को सिग्निफिकेंट नंबर की तरह से माने तो ये 1.4 है, तो 1.5 अपॉन 1.4 नियर अबाउट 0.99c, एक अंदाजन से हम लिख रहे हैं, अंदाजे से। दूसरे केस में क्या कहता है, इफ इट इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। तो जब v की और ux की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो हम इसमें से एक साइन को माइनस कर देंगे, तो माइनस हम 0.9c कह दे। तो जो यहाँ प्लस लिया था v के अलोंग था इसलिए प्लस लिया था, v के अपोजिट है, फर्स्ट रॉकेट के अपोजिट है, तो इसको माइनस ले लो। तो आपके पास ux कितना आएगा, माइनस 0.9c प्लस 0.6c डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9 इंटू 0.6 और सी स्क्वायर कैंसिल। तो ये हो जाएगा माइनस 0.3c, और यहां से जाएगा 1 माइनस 0.36। ओके, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस 0.3c डिवाइडेड बाई 0. दिस विल बी 64। ठीक है, ये भी वही चीज है। अगर आप इसको करोगे तो ये कुछ 0.3 है, 0.6 अगर हम इसको करें तो 30 अपॉन 64 1/2c, मतलब नियर अबाउट 0.5c के करीब ये रहेगा। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग कंडीशन में ऑब्जर्व वेलोसिटी क्या होगी उसके रिलेशन पता चल गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ फास्ट मस्ट एन अनस्टेबल पार्टिकल बी मूविंग टू ट्रेवल 20 मीटर बिफोर इट डिके। 20 मिनट तो नहीं, ट्रेवल 20 मीटर चलने के लिए कितनी तेज चले बिफोर इट डिके। मतलब ये ऐसा है कि एक पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल की कुछ लाइफ टाइम है t, जैसे इसकी लाइफ पूरी होती है ये डिके कर जाता है, मतलब सपोज ये गायब हो जाता है। तो अपनी जिंदगी में ही कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है d। हम कह रहे हैं कि d की वैल्यू 20 मीटर होने के लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिए ताकि ये 20 मीटर की दूरी तय करने के लिए जिंदा रहे। और इसकी वेलोसिटी हमें यहां पर माननी पड़ेगी कि v वेलोसिटी से चल रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसी वेलोसिटी से चल रहा है कि उसको 20 मीटर की दूरी तय करने के लिए t समय मिल जाता है। अब आगे लिखा है द मीन लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट इज दिस। तो प्रॉपर टाइम जो रुकी हुई अवस्था में है वो 2.6 × 10⁻⁸ है। तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जब v वेलोसिटी से चलेगा तो उसका टाइम क्या होगा t, और वो कैसे लिखा जाएगा t0 अपॉन √1 - v²/c²। और ये t कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से आप लिखोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो अब यहां पर t की जगह पे आप लिख दो d बाई वी। डी कितना है 20 मीटर, तो 20 बटे v बराबर 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये 2.6 है। अब यहां पर देखो, अगर हम इसको कहें तो ये हो जाएगा 2.6 अपॉन 20, तो 2.6 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9, तो ये कैंसिल होगा 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 अपॉन वी। तो यहां से जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर v बाई सी है, v है, तो इसी को ही हम सॉल्व कर लेंगे। एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो वो मैं अभी छोड़ रहा हूं आपको। तो आप ये देखो कि इस कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ से टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी का यहाँ फॉर्मूला। अब इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो इट्स अप टू यू, आप इसको सॉल्व करिए, इसकी कोशिश करिएगा। सो दीज आर सम गुड एग्जाम्पल, सम गुड न्यूमेरिकल्स जो कि मुझे मिले, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इस पे बनते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।